हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा तक के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव और आज वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो अपना ये चैनल है परीक्षा तक, वो सर्च बॉक्स पर डालने पर नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ सर्च बॉक्स पर टाइप करिएगा पांडे स्टडी प्लेटफॉर्म 2.0। इससे आप जब सर्च मारेंगे तो आपको परीक्षा तक ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपको आसानी से फाइंड आप कर सकेंगे। बात ये है कि ये जो चैनल है परीक्षा तक, इसका जो पहले नाम था वो था पांडे स्टडी प्लेटफॉर्म 2.0, तो इसलिए ये अभी सर्च बॉक्स पर नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ टाइप करिएगा पांडे स्टडी प्लेटफॉर्म 2.0। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि मैंने जो आज क्वेश्चन पेपर लिया है एसएससी जीडी का, वो लिया है 12/2/2019 को, जो आपका शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। यानी कि इससे पहले इसके जो 4 पार्ट हैं इस एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के, वो ऑलरेडी अपलोड हैं, जिन्हें आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप वो भी 4 वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो नंबर है वो है 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो थे वो 12/2/2019 शिफ्ट सेकंड में एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसका डिस्कशन भी करते चलेंगे कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम 2021 में आने वाला है जो एसएससी जीडी का, उसमें कोई भी जो प्रश्न है इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें हर पल की जो अपडेट होगी, कोई भी करंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी या कोई भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके जो सारे जो लेक्चर हैं या फिर आपका कोई भी पीडीएफ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। यानी कि जो प्लासी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने लायक होंगे या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। अगर आपसे पूछ ले किस नदी के किनारे हुआ था तो याद रखिएगा ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, जो कि मुर्शिदाबाद एक स्थान था, वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब बात आती है यह जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो आप नोट करिएगा, यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, ये आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सिराजुद्दौला। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के जो नवाब थे उनकी तरफ से सिराजुद्दौला इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है डैश 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 भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। यानी कि जो ये खाली स्थान है यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम भरना है जो भारत के एक मशहूर शहनाई वादक हैं। तो अगर आपसे पूछ ले शहनाई वादक के बारे में तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे आपके बिस्मिल्लाह खां। कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे, जो कि भारत के एक मशहूर शहनाई वादक है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है रविशंकर। तो रविशंकर जो ये थे ये महान सितार वादक थे। किससे संबंधित हैं अगर आपसे पूछ ले रविशंकर जी, तो याद रखिएगा ये सितार वादक से संबंधित है। ठीक है, और इनको भी 1999 में यानी कि 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था और आपके जो रविशंकर हैं इनको 1999 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है लतीफ़ खां। तो लतीफ़ खां अगर पूछ ले ये किससे संबंधित हैं तो याद रखिएगा बीड़ा वादक से ये संबंधित है।
ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हरि प्रसाद। ये भी आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा इनका संबंध है बांसुरी बजाने से। किससे संबंधित है? बांसुरी बजाने से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, एमटीएस, एयरफोर्स, बाई ग्रुप एग्ज़ाम की, नेवी या फिर एनडीए की, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो आपका वनडे एग्ज़ाम हो और उसमें जीएस और जीके आपकी पूछी जाती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके जो और भी दोस्त लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपके लिए एक जो अनाउंसमेंट है वो भी करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हम वीडियो के बीच में आपको करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपसे पूछ रहा है 2018 में जो 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई ऑस्कर फिल्म थी, यानी कि जो 2018 में ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे जो कि कुल 90वें नंबर के थे, उसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत की तरफ से कौन सी फिल्म भेजी गई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो याद रखिएगा वो फिल्म थी न्यूटन। कौन सी फिल्म थी? न्यूटन जो फिल्म थी वो ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई थी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है अगर आप 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अगर आपसे पूछ ले 2021 में जो 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए भारत की तरफ से कौन सी जो फिल्म है वो भेजी गई है, तो याद रखिएगा वो फिल्म भेजी गई है बिट्टू। कौन सी फिल्म भेजी गई है? बिट्टू फिल्म 2021 के लिए नामित हुई है। इससे पहले जलीकट्टू भी नामित हुई थी बट उसको अब नहीं किया गया है, अब बिट्टू फिल्म को भेजा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 2021 के लिए तो याद रखिएगा, और 2021 में 92 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम बताओ जिससे आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया का नाम बताओ जिससे आंशिक रूप से जो समान हमशक्ल जो व्यक्ति हैं या फिर कोई व्यक्ति के समान कोई भी व्यक्ति है वो उत्पादित किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा वो आपकी जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है क्लोनिंग। क्या कहा जाता है? उसको क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी 1966 में, एक डॉली नामक भेड़ थी उसके ऊपर यह प्रक्रिया की गई थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है भारतीय संगीतकार डैश अकादमी पुरस्कार जीता है, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने अकादमी जो साहित्य अकादमी एक पुरस्कार दिया जाता है उसको जीता हुआ है। तो याद रखिएगा वो आपके हैं AR रहमान। कौन से हैं? AR रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है निम्न में कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं ब्रांकाई, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपके मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका ब्रैंकाई है ये आपका मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो मूत्राशय है ये भी हिस्सा है, मूत्रमार्ग भी हिस्सा है और मूत्रवाहिनी भी हिस्सा है। जो आपका ये ब्रांकाई होता है ये जो आपका होता है ये एक श्वसन नली होती है। ठीक है, कौन सी नली होती है? अगर आपसे पूछ ले कि ब्रैंकाई क्या है तो याद रखिएगा यह एक श्वसन नली होती है जो कि हमारे फेफड़े में ये पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, यानी कि स्वर्ण यानी कि जो सोना होता है उसका जो आणविक एक सूत्र दिया गया है वो क्या है या उसका नाम बताइए। तो याद रखिएगा जो AU होता है वो स्वर्ण का आणविक सूत्र होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो B लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो ये आपके A, C और D ऑप्शन दिए गए हैं तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं।
ए एल जो लिखा हुआ है तो याद रखिएगा यह एल्यूमिनियम का आणविक सूत्र होता है। ठीक है, ए जी आपका लिखा हुआ है तो याद रखिएगा ये आपका चांदी का आणविक सूत्र होता है, ये भी आपका पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जेड एन तो याद रखिएगा ये आपका जो जिंक होता है उसका ये आणविक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की थी, यानी कि जो सौर मंडल है उसकी जो खोज की गई थी वो किसने की थी। तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है कोपरनिकस वो इस प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि आपसे घुमा फिरा के यही पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने। वैसे आपसे राजा राम मोहन राय पूछा जाता है तो इसलिए राजा राम मोहन राय को आप याद रखिएगा। इनकी स्थापना करते समय सहयोग तो दिया था द्वारिकानाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कब थी तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप डेट को भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है विवेकानंद, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1876 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले सर्वप्रथम या पहले व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने 1876 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहीं पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे घुमा दे, अगर पूछ ले पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1829 में जो आपका लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहीं पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी और लिखा हुआ है ज्योतिबा फूले, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो जो ये है आप मेरा लेक्चर है ये आपको पसंद आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी जो आपके दोस्त हों या भाई हों वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो एक बुक है, एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा यह जो पुस्तक है वो लिखी गई है आपके शशि थरूर जी के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। शशि थरूर की ही एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। कौन सी पुस्तक है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो आज का हम क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम आप लोगों के लिए डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था और इसी तरीके से हम आपके जो सभी 54 शिफ्ट हैं उनका भी आपको फुल डिस्कशन करेंगे, फुल सॉल्यूशन देंगे, इसलिए सभी को आपको जोड़ना है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब आपके लिए जो एक अनाउंसमेंट है उसको हम बताने जा रहे हैं। अब जो आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, एमटीएस और डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो हम आपके लिए अब लेकर आएंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स शो, जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और स्टैटिक जीके भी मिलेगा और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि जो आपका पूरे जो हफ्ता या पूरे सप्ताह की जो न्यूज़ होगी, जो हाईलाइट रहेगी और
उससे जो और भी बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपका डेली जो आपका संडे होगा, वीकली होगा, वहाँ पर आपका एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स शो आए आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट था, तो इसलिए आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है। जो भी आप लोग के या भाई हैं या दोस्त हैं वो तैयारी अगर कर रहे हैं डिफेंस और एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है निम्न में कौन सा चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कर्तव्य है वो चुनाव आयोग का नहीं है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं चुनाव आयोग के बारे में, जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो चुनाव आयोग अगर आपसे पूछ ले चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना होती है तो इसके जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपके सुकुमार सेन। कौन से बनाए जाते हैं? सुकुमार सेन इसके पहले चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं। अगर पूछ ले कि वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन से हैं, तो सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक क्वेश्चन और बनता है चुनाव आयोग से, पूछ लेता है कि चुनाव आयोग की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी, तो याद रखिएगा BS रमा देवी। कौन सी थी? BS रमा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, और चुनाव आयोग के लिए जो एक आर्टिकल नंबर हमारे संविधान में है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 324 नंबर का जो आर्टिकल नंबर है वो आपका चुनाव आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने सभी जो क्वेश्चन बनने वाले थे चुनाव आयोग से उनको मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। पूछा गया था कौन सा कर्तव्य चुनाव आयोग का नहीं है। पहले जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, उसमें लिखा हुआ प्रत्यक्ष चुनाव कराना, ये इसका कर्तव्य है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण, ये भी इसका है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ चुनाव परीक्षण, तो ये भी हो जाएगा। स्थायी चुनाव ना करना, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्थायी चुनाव होते हैं उसको भी चुनाव आयोग ही करवाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो लोकतंत्र है वर्तमान में जैसे कि बीजेपी की सरकार है वो एक सत्तारूढ़ पार्टी है, वही आपसे पूछ रहा है कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यह होती है लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। ना यह विपक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है, ना न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ना अपने नेताओं के प्रति उत्तरदायी होती है, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, यानी कि पौधों में जो जल परिवहन होता है, यानी जड़ों में जब हम आप लोग जो जल डालते हैं पौधों में उसका जो संचालन पूरे पौधे में होता है वो कौन करता है, तो याद रखिएगा यह जो कार्य करता है ये आपका करता है जाइलम। कौन सा चीज़ इसका कार्य करता है? जाइलम जो है वो जल परिवहन का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है, तो डिजिटल लेन देन की जब बात आती है तो उसमें भीम पे ये भी डिजिटल लेन देन है, ATM और पेटीएम ये भी एक डिजिटल लेन देन है, बट जो नकद लेन देन होता है हाथों हाथ जिसे लेन देन कहा जाता है वो आपका डिजिटल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जिम्नास्टिक है। तो आपका जो वैश्विक प्रतियोगिता जब होती है उसमें जो महिला ने किसी भी भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है और ऐसा करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं वो आपकी हैं दीपिका कर्माकर। कौन सी हैं? दीपिका कर्माकर।
ठीक है। दीपिका कर्माकर अगर पूछ ले किस राज्य से संबंधित हैं तो यह त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती हैं या फिर त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। इनको जो अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है वो 2015 में मिला हुआ है और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डैश 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 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अवसर प्रदान करना है। तो ग्रामीणों में जो स्वरोजगार अवसर जो प्रदान करता है वो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, ये जो है ये आपके ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें स्वरोजगार उत्पन्न कराने का कार्य करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रामीण रोजगार सृजक योजना के बारे में। तो इसका जो योजना का जो लॉन्च डेट है वो है 2001। कौन सा डेट है? 2001। बट इसने जो अपना कार्य करना शुरू किया था वो किया था आपका 21 फरवरी 2003 से। इसकी स्थापना 2001 में होती है और 21 फरवरी 2003 से यह ग्रामीण रोजगार सृजक योजना अपना कार्य करना स्टार्ट करती है। तो अगर आपसे पूछ ले यह जो योजना है किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में यह योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि सड़क संबंधी योजना है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है ग्रामीण रोजगार सृजक योजना से पूछ लेगा कि यह जो मिनिस्ट्रालय या मंत्रालय है वो किसके अधीन है या इसके जो मंत्री हैं वो कौन है। तो याद रखिएगा इसका जो मंत्रालय है वो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर पूछ ले वर्तमान में रूरल डेवलपमेंट मंत्री कौन है तो याद रखिएगा वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चुनाव आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग जो नियुक्त किया जाता है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि आर्टिकल नंबर 324 से संबंधित है चुनाव आयोग। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था वो भी चुनाव आयोग से रिलेटेड था, उसमें हमने चुनाव आयोग से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में कौन सी धातु मिश्रित धातु नहीं है। तो पीतल जो है ये भी आपकी मिश्रित धातु है, चांदी भी मिश्रित है, कांसा भी मिश्रित है, बस जो टांका लिखा हुआ है ये आपकी मिश्रित धातु नहीं है। इसलिए जो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अभी तक जिन भी भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए रोज़ाना इसी तरह एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते रहें। ठीक है, और उसके बाद हम एयरफोर्स का जो बाई ग्रुप है जो आपका एग्ज़ाम होना है आपका अप्रैल में, तो वो भी हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आपके 2010 से लेकर 2021 तक या 2020 तक जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1948 में पहला मैदानी हॉकी का स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे। यानी कि भारत के जो स्वतंत्र होने के बाद जो 1948 में अपना पहला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता हुआ था उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थी। तो 1948 में जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे वो थे आपके किशन लाल। कौन थे? किशन लाल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं हॉकी टीम के बारे में। भारतीय हॉकी जो मैदानी हॉकी टीम है यह विश्व की ऐसी पहली टीम है जिन्होंने सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक या फिर पूरे पदक की बात कर लें तो सर्वाधिक इन्होंने पदक जीते हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले इन्होंने कुल कितने पदक जीते हुए हैं तो इन्होंने कुल 11 पदक जीते हुए हैं, जिनमें इन्होंने 8 जो हैं वो स्वर्ण पदक जीते हुए हैं और 1 रजत पदक जीता हुआ है और 2 जो आपके हैं वो कांस्य पदक जीते हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले
भारतीय मैदानी हॉकी टीम ने सर्वप्रथम जो अपना स्वर्ण पदक जीता हुआ था वो कब जीता हुआ था? तो याद रखिएगा 1928 में, जो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में जो आपका ओलंपिक चल रहा था उसमें इन्होंने अपना सबसे पहला जो स्वर्ण है वो आपका जीता हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अंतिम बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक कब जीता, तो 1980 में अंतिम बार भारतीय टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। ठीक है, और अगर और एक क्वेश्चन की बात कर लें तो 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय टीम ने लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते हुए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी टीम एक विजयी हॉकी टीम या विश्व की नंबर 1 टीम थी जिन्होंने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हुए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और जो आपकी मैदानी हॉकी टीम है ये आपका भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो मैदानी हॉकी टीम ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद। इनसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। मेजर जो आपके ध्यानचंद हैं इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसीलिए 29 अगस्त को भारत में जो आपका खेल दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। ठीक है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद की एक जो आत्मकथा है उसको भी आप जरूर नोट करिएगा। गोल नामक जो आत्मकथा है वो आपकी मेजर ध्यानचंद की है। और भारत में एक जो सबसे बड़ा हॉकी का एक स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और यहीं पर 2023 के जो विश्व कप होना है हॉकी का वो आपका कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा वो आपका उड़ीसा में ही होने वाला है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट जितने हमने आपसे डिस्कस किए इन सभी को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बेसिकली ये बात तो सभी जानते होंगे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप जरूर से नोट करिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है वो 31 अगस्त को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी, कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है वो आपके भारत के गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है, जो कि कुल 182 मीटर ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार या इसको स्ट्रक्चर देने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो राम सुतार जी इसके वास्तुकार हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के। और उसमें जो आपकी मूर्ति लगी हुई है वो आपके वल्लभ भाई पटेल जी की लगी हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका है शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, इसका जो आपका मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और नई दिल्ली में ही नेस्कॉम का भी मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो आपका है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है? अगर हम भारत में बात करें तो मुख्य रूप से
3 प्रकार फसलों की बुवाई होती है। उनमें से एक रबी फसलों की बुवाई, दूसरा जायद फसलों की बुवाई और तीसरा खरीफ फसलों की बुवाई की जाती है। ठीक है, उनमें से जो आपकी रबी फसल है उसकी जो बुवाई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। जायद जो आपकी फसलें होती हैं वो आपकी मई से जून के महीने में होती है। जो आपकी खरीफ की फसल होती है वो आपकी जो जून से लेकर जुलाई वाला सीजन होता है वहाँ पर ये की जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, क्योंकि आपके जो एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें से कुल 25 क्वेश्चन ही जीके और जीएस से पूछे जाते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात कर लें तो जो आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे कि दूसरा जो ये आपसे पूछा हुआ है, अगर आपसे पूछे कि पहला सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर आपका आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र और आपका चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात कर लें अगर जनसंख्या के मामले से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम जो है वो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व के मामले में जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो आपका बिहार है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा जो जनसंख्या के मामले में सबसे कम जो घनत्व वाला राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, वो भी घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर आपसे क्वेश्चन में केंद्र शासित या राज्य दोनों दे दे तो याद रखिएगा दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो कि आपका जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को आप जरूर से नोट करिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था उसको हमने कंप्लीट किया। जो आपका एक अगला सेशन आना है, यानी कि संडे को एक सेशन आना है साप्ताहिक करंट अफेयर शो, जो कि आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा करंट अफेयर शो होने वाला है, जो कि आपका एसएससी जीडी और डिफेंस स्पेशल होने वाला है। उसमें आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा, इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि आपको इस संडे को आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत में अगर आप बने रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो हमारा शो था यानी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का वो आपको कैसा लगा, ये लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।